जनता सरकार मोर्चा के साथी वहाँ पे मुझसे मिले। उन्होंने बताया कि ₹1 की जो कीमत होती है, वो 777 मिलीग्राम सोने के बराबर होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 25 लाख का लोन है, तो मात्र ₹500 में चुकता हो सकता है, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। तो एक आशा की किरण जगी और मैंने उस भाई का भी धन्यवाद किया कि जी ये तो बहुत अच्छा, अगर कानूनी रूप से लीगल तरीके से हमारा लोन चुकता हो जाता है तो। तो इस प्रक्रिया के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसमें 10% का सहयोग आपको करना होगा। तो मैंने असहमति जताई कि मेरे पास 10% यानी ₹2.5 लाख तो नहीं है, परंतु जो भी सहयोग हो सकता है, मैं ज़रूर करूँगा आप सभी का। और एक 3 दिन की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। तो ट्रेनिंग के लिए मुझे मौका मिला और यमुनानगर की ट्रेनिंग मैंने 3 दिवसीय वहाँ पे अटेंड की, जेएसएम की। और वहाँ पे और भी साथी मिले, उनसे भी चर्चा हुई और कुछ जानकारी मैंने नोट भी की वहाँ पे। तो जैसे 1882 का पेपर करेंसी एक्ट है, 1906 का कॉइनेज एक्ट है, 1934 का आरबीआई एक्ट है और 2002 का सरफेसी एक्ट है। इस तरह के ये कुछ एक्ट बताए गए और उसकी जानकारी वहाँ पे मिली। तो इसके माध्यम से हमने इसमें आवेदन की प्रक्रिया को भी समझा कि एक आवेदन जाता है, आवेदन से आपकी जो परेशानी है लोन की, उसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा चरणबद्ध तरीके से। तो आवेदन भी लगा इसमें हमारा और भी साथी हैं जिनका लगा इसमें, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई इसमें। परंतु बहुत सारी चीज़ें में इसमें हो रही थी, तो हम थोड़े से समझने के लिए, सीखने के लिए और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे सेकंड लेवल की जो ट्रेनिंग थी भिवानी में, 7 दिन की, वो भी ली। उसमें भी अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम गए और वहाँ पे भी कुछ साथी ऐसे मिले जो क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी जानकारी ऐसी मिली जो हमारे पास नहीं थी। वो भी सारी नोट की हमने, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई वो। परंतु जो कर्ज मुक्ति वाला सिस्टम था, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अधूरापन लग रहा था कि पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही। परंतु फिर भी हम पूरे ईमानदारी से, जोश और जुनून से लगे हुए थे। फिर फरीदाबाद के यहाँ 6-7 अक्टूबर को भी ट्रेनिंग हुई थी। उसमें भी ये जानकारी मिली, उसमें जानकारी में बढ़ावा मिला। तो धीरे-धीरे लोग भी संपर्क करने लगे। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई और इसमें हमने गहराई से अध्ययन किया। जेएसएम की जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो कर्ज मुक्ति के अभियान की प्रक्रिया, उसको डिटेल में जाना, समझा। तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई, उसके लिए हम जो संस्थापक सदस्य हैं देवेंद्र बलहारा जी और पलवल के जो साथी जिन्होंने सबसे पहले बताया था, सोमदेव आर्य, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई कि हमारे कुछ संशय हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स यदि ऐसे मिल जाएँ, जिससे लीगल तरीके से, कानूनी रूप से हम एक-दूसरे की मदद भी कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ इस अभियान में। जैसे 1906 का कॉइनेज एक्ट है, उसको एक्ट की कॉपी मिल जाए, 1882 की एक्ट की कॉपी मिल जाए, क्योंकि जो हमारे लीगल एडवाइज़र थे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेक्टर 12 से, उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट की कॉपी माँगी थी कि जो ऑथेंटिक हों और कोर्ट में पेश की जा सकें। परंतु वो जानकारी वहाँ से नहीं मिल पाई, तो हम बेरंग ही गुड़गाँवा मीटिंग से वापस आ गए, हमें वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अब जानकारी नहीं मिल पाई तो हमें एक साथी का फ़ोन आया, जो रोहतक से हैं, उन्होंने बताया कि आपके पास आवेदन के कितने स्टेप हैं?
मैंने बताया कि जी हमारे पास तो 4 या 5 स्टेप हैं, जैसे बैंक को आवेदन जाता है, फिर उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया जाता है। फिर तीसरा उसकी आरटीआई लगा के उसकी जानकारी पूछी जाती है, फिर धारा 80 का नोटिस, इस तरह से 4-5 बताए गए। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो 20 से 22 स्टेप हैं और आप एक बार आके मिलिए। तो हम उनसे मिलने के लिए रोहतक गए, वहाँ पे उन्होंने सारे आरटीआई जो दस्तावेज़ उन्होंने लगा रखे थे, 20-22 स्टेप हमें बताए और उन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, जो गोहाना सोनीपत से हैं मिस्टर अमन लोचक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज़ सिर पे रखे हुए हैं और उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज़ों के बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, जिनका सजेशन जीएसएम की टीम ने ही हमें दिया, उन्होंने मना कर दिया कि ये आवेदन और आरटीआई के बेस पे कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता बैंक के खिलाफ। तो इस तरह की जानकारी मिलने लगी और जानकारी जुटाते-जुटाते हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें ये बताया गया कि ये तो आपकी स्वयं की लड़ाई है। आवेदन तो एक लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, एक लोगों को जोड़ने का टूल है। इससे कर्ज मुक्ति या लोन से मुक्ति ये नहीं मिल सकती, ये एक प्रक्रिया है, ये एक टूल है। तो उस दिन हमें समझ आया कि ये लोगों को जोड़ने का टूल है, ये कर्ज मुक्ति नहीं दिला सकता। कर्ज मुक्ति एक लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। ये वहाँ से जानकारी हमें मिली। फिर एक ग्रुप में और जानकारी मिली, जो साथी अभी कर्ज मुक्ति चाह रहे हैं या जिनका आवेदन लग चुका है या लगवाने वाले हैं, उन सब के लिए मैं जानकारी शेयर करना चाहूँगा, इस माध्यम से जो आज मिला है ऑनलाइन, कि सबसे पहले जो जनता सरकार मोर्चा है, उसका आप पोस्टर अगर देखें, तो उस पोस्टर में एक लोगो लगा हुआ है जिसमें एक नेता है, राजनेता, उस पे साँटा चलाया जा रहा है और लिखा जा रहा है, ऊपर हेडिंग है जो, हम 1857 के भटके हुए क्रांतिकारी। तो ये जो भटके हुए शब्द है, ये उचित नहीं लग रहा है। यहाँ पे बिछड़े हुए लगा सकते हैं या कुछ और अच्छा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करें, भटके हुए नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा इसमें व्यवस्था परिवर्तन अभियान, ये लिखा हुआ है। तो व्यवस्था परिवर्तन अभियान किस तरह से होगा, क्या ड्राफ्टिंग है, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी नहीं मिल पा रही। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि जो जनता सरकार मोर्चा ने कर्ज मुक्ति का अभियान शुरू किया, वो शुरू किया घनश्याम वर्मा जी हैं, एक इनके ट्रेनर हैं जो स्पेशली रुपया और रुपये का जो कूटकरण है उसके ऊपर ही ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं। तो घनश्याम वर्मा जी बताते हैं कि उन्होंने कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और वहाँ से उन्होंने जो गाड़ी फाइनेंस कराई थी, उसका वहाँ पे बैंक को कोई पैसा चुकता नहीं करना पड़ा, अदा नहीं करना पड़ा और वो ज़ीरो हो गया। परंतु जब हमने उस ग्रुप में ये जानकारी देखी, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमें पता चली, कुछ क्रांतिकारी साथियों ने वो जानकारी भेजी कि जो वो बोलेरो वाला केस था, एक्चुअल में वो सेटलमेंट हुआ था। तो घनश्याम वर्मा जी की ये बात असत्य पाई गई। जो साथी संपर्क कर सकते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं।
कि बोलेरो का जो लोन है वो ज़ीरो नहीं हुआ था, वो सेटलमेंट हुआ था। इन्होंने पैसे भर के वो लोन चुकता किया था। दूसरा पॉइंट ये आता है साथियों कि यदि आपने आवेदन लगाया हुआ है या लगाने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसमें आवेदन लगा, जैसी मेरी जानकारी में आया वो लगा, जो करनाल के व्यक्ति हैं, करनाल के साथी हैं, इंजीनियर किसान सुनील शर्मा जी। तो उनके केस पे आप नज़र रखें, उनसे डिस्कशन करें, क्योंकि सबसे पहला आवेदन उनका लगा है। तो उस केस हिस्ट्री से आपको जानकारी मिलेगी कि इसमें जो पहला आवेदन लगा है, क्या उसको कोई कर्ज मुक्ति में लाभ मिला, कोई फ़ायदा मिला, कोई डिस्काउंट मिला या उनका लोन ही ज़ीरो हो गया। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के बाद उनका लोन ही ज़ीरो हो गया। तो इंजीनियर किसान सुनील शर्मा जो करनाल से हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करें, आवेदन लगाने से पहले। तीसरा पॉइंट है जो मैंने अभी पहले पॉइंट रख दिया, जो अमन लोचब हैं, जो गोहाना सोनीपत से हैं, उन्होंने भी आवेदन लगाया था और आवेदन लगाने के बाद जब लीगल तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, तो अपने बलबूते पर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, लीगल तरीके से। तो जो साथी आवेदन के लिए अप्रोच कर रहे हैं, एक बार अमन लोचब, गोहाना सोनीपत से ज़रूर बातचीत करें। वो साथी बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं और वो आपकी लीगल तरीके से जो भी मदद हो सकती है, वो ज़रूर करेंगे। चौथा पॉइंट है कि जैसे जेएसएम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। उनका पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, ग्रुप में उपलब्ध हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या उस गाड़ी पे भी लोन है? यदि लोन है, तो क्या वो किस्तें चुका रहे हैं? और यदि कुछ किस्तें चुका रहे हैं, तो फिर वो स्वयं का आवेदन क्यों नहीं लगा रहे? उस गाड़ी का आवेदन लगाना चाहिए। या जब उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो वो स्वयं का आवेदन लगा के या लोन लेकर के इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। स्वयं का आवेदन उनको लगाना चाहिए था, परंतु उन्होंने अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई, ना बताई। तो यदि वो स्वयं का आवेदन लगा के इस प्रक्रिया में, कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत अच्छा इसमें प्रैक्टिकल रूप से लोगों को जानकारी मिलेगी। क्योंकि और बहुत सारे साथी हैं, जो अपने बेस पे लीगल तरीके से फाइट कर रहे हैं, जिनका खुद का लोन। 5वां जो पॉइंट है इसमें, वो ये है कि अभी जनता सरकार मोर्चा, जेएसएम के किसी भी साथी ने खुले मंच से, खुले तौर पे मीडिया के सामने ये घोषित नहीं किया है कि भई उसको राहत मिल गई। उसका लोन चुकता हो गया, उसको स्टे मिल गई, उसको डिस्काउंट मिल गया, उसकी प्रॉपर्टी बच गई। तो यदि कोई साथी हो, जो जेएसएम से जुड़ा हो और उसको ऐसा बेनिफिट हुआ हो, तो सोशल मीडिया पे आके ऐसे लाइव आकर के चर्चा करे और उसको किस तरह से बेनिफिट मिला है, ये बहुत शानदार काम करेगी ये चीज़। अगला पॉइंट है, कर्ज मुक्ति के लिए जेएसएम ने लगभग 3 साल हो गए जेएसएम को, तो अभी तक कोई भी नेशनल लेवल पे लीगल टीम नहीं बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं बनाई। हमने काफ़ी प्रयास किया इस बारे में, इस टॉपिक के लिए, इस बातचीत के लिए, परंतु अभी तक कोई भी लीगल टीम नहीं बनाई गई है, जिससे लीगल तरीके से लोगों को ट्रेंड किया जाए, बताया जाए या उनके घर, मकान, दुकान को बचाने का प्रैक्टिकल रूप से उदाहरण पेश किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति इसमें बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता।
तो लीगल तरीके से उनकी किस तरह से मदद हो सकती है, एक लीगल टीम बनानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बनी है। जो अगला पॉइंट है वो ये है 7वां पॉइंट, यदि जेएसएम वाक़ई में सच्चा और अच्छा मोर्चा है, तो जेएसएम को रजिस्टर्ड अभी तक नहीं कराया गया, अनरजिस्टर्ड है। जबकि जेएसएम जो सहयोग राशि लेता है, वो रजिस्टर्ड करा लिया है, जागरूक समाज मंच के नाम से। मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो जेएसएम, जागरूक समाज मंच। जिस अकाउंट में वो सहयोग राशि लेता है, वो तो रजिस्टर्ड है, परंतु जनता सरकार मोर्चा रजिस्टर्ड नहीं किया है। ठीक है? अगला पॉइंट है इसमें, हम लगभग 7 महीने से गूगल मीट पे ऐसे क्रांतिकारी साथियों को लीगल तरीके से, कानूनी रूप से, या कोई भी साथी आत्महत्या ना करे जो कर्ज से पीड़ित है, लोन से पीड़ित है, तो उसकी मदद के लिए हम गूगल मीट चलाते हैं। तो गूगल मीट के माध्यम से जो जेएसएम के संस्थापक सदस्य हैं, नरेंद्र विद्यार्थी जी, वो हमारी गूगल मीट में आ चुके हैं और उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि जो ये आवेदन है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये कोई लीगल नोटिस नहीं है और हमारे पास कोई ऑथेंटिक दस्तावेज भी नहीं है। ये जानकारी उन्होंने दी। साथ में ये भी कहा कि ये तो लोगों को एक जोड़ने का सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का टूल है। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए चीज़ें चाहिए होती, उस तरह से भिन्न-भिन्न तरह के लोनों के प्रक्रिया को प्रयोग करने के लिए लोगों को जोड़ना आवश्यक होता है। तो ये उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक दस्तावेज भी नहीं है जो कोर्ट में पेश किए जा सके। इसी वजह से आवेदन का जो बैंक है या कोई जिसको भी हम आवेदन भेज रहे हैं, वहाँ से कोई भी लिखित रूप में जवाब नहीं आता। फिर मैंने एक बात और पूछी कि जो जेएसएम की तरफ से आवेदन लग रहे हैं, उनका रजिस्टर्ड मेंटेन हो रहा है। तो रजिस्टर मेंटेन होने से क्या ऐसा है कि कोई साथी अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता है और उसका आवेदन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा देता है, तो क्या उसका आवेदन मान्य होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आवेदन लगवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज के भलाई के लिए काम कर रहा है और कोई भी पैसा नहीं ले रहा है या अपना फ़ायदा नहीं देख रहा उसमें, तो वो मान्य होता है। जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, मान लीजिए वीर सिंह ही है या गौरव है या कोई और साथी है, वो रजिस्टर मेंटेन सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कोई अपनी दुकानदारी ना चला सके। जनता सरकार मोर्चा के नाम पे कोई पैसा इकट्ठा ना करे, कोई अपनी दुकान ना चलाए, इस वजह से वो है। बाकी कोई साथी पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, सेवा भाव से आवेदन लगाता है या लगवाता है, तो वो भी इस प्रक्रिया में है, कर्ज मुक्ति में है। वो मदद कर रहा है लोगों को। अगला पॉइंट इसमें ये है, 9वां पॉइंट, अभी तक ना तो कोई पीआईएल जेएसएम की तरफ से लगाई गई है और ना ही जो कानून है, जो जिसकी वजह से बहुमूल्य संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, जैसे सरफेसी एक्ट है, उसको चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में। तो ये काफ़ी समय हो चुका है, 19 नवंबर की रैली के बाद ये हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक पूरे देश में जेएसएम ने ना तो कोई पीआईएल लगाई, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, जो हाई कोर्ट में लगाने की घोषणा की गई थी, और ना ही सरफेसी एक्ट को चैलेंज किया गया। अगला पॉइंट इसमें 10वां पॉइंट ये आता है साथियों कि जनता सरकार मोर्चा या जेएसएम
के संस्थापक सदस्य रहे हैं एडवोकेट साहिल गोयल, जो दिल्ली से हैं। उन्होंने दिसंबर में कर्ज मुक्ति अभियान से रिज़ाइन कर दिया कि मैं जेएसएम के कर्ज मुक्ति अभियान से रिज़ाइन करता हूँ। इसके पीछे क्या वजह रही? क्या वो कर्ज मुक्ति को सही नहीं मान रहे, ऑथेंटिकेटेड नहीं है? तो ये भी एक पॉइंट बनता जिससे बहुत सारे लोगों में संशय पैदा होता है। तो यदि एडवोकेट साहिल गोयल हैं, वो अगर इस मंच पे आके बताएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा और जो कर्ज मुक्ति में जो लोग फँसे हुए हैं, लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको रास्ता मिल जाएगा एक डिसीज़न लेने का। क्योंकि जो कर्ज मुक्ति की किताब है, जो ₹1100 में ऑनलाइन सेल की जा रही है, उसकी बजाय जिन लोगों का आवेदन लग चुका है, कम से कम उनको वो जो बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि नेशनल लेवल पे एक लीगल टीम बननी बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल टीम बन जाती है, तो वो बहुत अच्छी मदद करती है कर्ज मुक्ति में जो लोग फँसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद होती है लीगल तरीके से। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में यदि कोई ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट शेयर करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लोगों से ही शुरू होगी। लोग ही तो इसको अप्लाई करेंगे और उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, फिर उसको अपने क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। तो यदि कोई ऐसी व्यवस्था परिवर्तन का ड्राफ्टिंग है, तो वो ज़रूर शेयर करें। रही जो पेरेंटिंग एजुकेशन की बात है, वो बहुत ही शानदार है। मैं भी उसको रीड कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ और 1 जनवरी से मैंने कुछ अपने अड़ोसी-पड़ोसी के जो भी छोटे बच्चे हैं, 5 साल से बड़े और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 5वीं कक्षा के बाद जो एडमिशन होता है, छठी कक्षा में, उनको पढ़ाने के माध्यम से इस मल्टीपल इंटेलिजेंस या बच्चों की जो इंटेलिजेंस है बचपन में पहचानने वाली जो टेक्नीक है, इसको प्रैक्टिकल रूप से इस पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी जानकारी है, जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के माध्यम से मिल रही है, परंतु जितना हम प्रैक्टिकल इस पे करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अभी लगभग 10 बच्चों पे इसको शेयर शुरू किया है जनवरी से और उसके रिज़ल्ट भी अब धीरे-धीरे मिलने लगे हैं। उन बच्चों की पहचान होने लगी कि कौन बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है, कौन एकेडमिक अच्छा कर सकता है, कौन बच्चा किस फ़ील्ड के लिए बना है। तो ये एक बहुत शानदार जानकारी है और मैं आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध करता हूँ कि पेरेंटिंग एजुकेशन की जो भी जानकारी आपको मिल सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आप लें और अपने अड़ोस-पड़ोस के जो बच्चे हैं, उन पे कम से कम शुरू करें इस जानकारी को एप्लाई करना। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी, जो मैंने रखी जेएसएम के कर्ज मुक्ति अभियान से रिलेटेड। ओवर टू यू जो होस्ट हैं आज हमारे। जी सर। जी, अ, तो यहाँ पे पहले जनता सरकार मोर्चा से कई लोग कट गया इनका, फिर जुड़ेंगे तो हमारे यहाँ जनता सरकार मोर्चा से कई लोग आए अभी तक और उनसे इस प्रकार के सब सवाल पूछे गए। तो हमारे यहाँ जनता सरकार मोर्चा से कई लोग आए थे जो उनके ऑफिशियल तो नहीं थे, क्योंकि ऑफिशियल तो उन्होंने आने से मना कर दिया। और बलारा जी को भी मैंने एक बार तो वो मुझे मिले थे यहाँ यमुनानगर में एक मीटिंग में,
तो मैंने उनको पर्सनली इनवाइट किया अच्छा था जी। और उन्होंने हाँ भी किया था, उसके बाद भी वो नहीं आए और ऑडियो बना के कई बार उन्होंने भेजा मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई आप हमें इनवाइट ना करें, आप जैसे कर रहे हैं करते रहें, हमें जैसे कर रहे हैं हमें करने दें। हमने बोला हमारा तो काम ही ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सब तक पहुंचे, तो हमारा तो काम ही है, तो हमसे कैसे बचोगे आप? तो फिर जी। उन्होंने कई बार गाली गलौज भी किया, धमकाया भी हमारे लोगों को, लेकिन जो भी वो ऑडियो भेजते हम लोग उसको यूट्यूब पे डाल देते। देखिए अब अवेयरनेस डर का, अब जानकारी का यही जी, अच्छा जी। तरीका है। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अब डर के मारे वो हमें ऑडियो भी नहीं भेजते, चुपचाप पड़े रहते हैं। कोई बात तो नहीं, मेरे पास है ऑडियो, ऑडियो की कमी नहीं है हमारे हाँ, पास। जी, जी, जी। तो आपके बारे में पता चला और संदीप जी ने बताया मुझे, तो भाई मैं कहा इस तरह की सारी चीजें पहुंचनी चाहिए ताकि जो लोग वहां पे फंसे होंगे या किस आशा में जा रहे होंगे और फिर बाद में उनको निराशा होती है, तो जी। और भी बड़ी समस्या